नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में अल्पमत सरकार के मुद्दे का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। समूचा विपक्ष एकजुटता से नायब सैनी सरकार को अल्पमत की सरकार बताकर घेर रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से बवार पलटवार जारी है। ऐसे में इस मसले पर समाधान तब तक नहीं निकलता नजर आ रहा जब तक राज्यपाल अल्पमत के मामले में कोई कदम न उठाएं। वहीं सरकार पर मंडराते खतरे के बीच 15 मई को हरियाणा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। दरअसल सरकार नहीं चाहती कि अल्पमत में होने के विपक्ष के दावों को खारिज किए बिना लोकसभा चुनाव का सामना किया जाए। ऐसे में सवाल यह है कि प्रदेश की राजनीति में उठता सियासी तूफान थमने में कितना वक्त और लगेगा। तो प्रदेश के सियासी तूफान आखिर थमेगा कम, राज्यपाल का इंतजार किया जा रहा है। विपक्ष लगातार एक के बाद एक दावे कर रहा है, पर सवाल यह है कि जो दावे विपक्ष कर रहा है सरकार उतनी ही मजबूती से विपक्ष के सामने खड़ी है। नायब सैनी कह चुके हैं कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। पूर्व सीएम मनोहर लाल भी ये बात कह चुके हैं कि संकट की कोई भी स्थिति नहीं है। अब राजनीतिक घमासान और ज्यादा देखने को मिल रहा है। जेजेपी पर भी संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में विपक्ष के दावे वादे कितने मजबूत हैं और सरकार की स्थिति मौजूदा समय में क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। और जो सियासी तूफान उठा है वो कितने समय लेगा भी और थमने में, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। मतदान को महज 10 दिन ही बचे हैं। इधर प्रदेश में बीजेपी की अल्पमत सरकार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में रार थम नहीं रही। पूर्व सीएम मनोहर लाल जहां कांग्रेस और जजपा को राज्यपाल के सामने अपने अपने विधायकों की पैरेड कराने की मांग कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के बीबी बत्रा कह रहे हैं गवर्नर कहेंगे तो विधायकों की पैरेड भी करवा देंगे, आपके कहने से नहीं। यानी राज्यपाल जब तक राजनिवास में लौटते नहीं उनका इस मामले में क्या कदम होगा, तब तक तस्वीर साफ नहीं होगी कि सरकार अल्पमत में है या बहुमत में। उनको करना ही चाहिए। उनसे पहले हमने यानी राज्यपाल जी ने तो लिस्ट मांगी, वो लिस्ट देने में ही कतरा रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि उनके 30 में से ही 2, 4, 5 गायब हो जाए और साइन ना कर पाए। जेजेपी की भगदड़ तो आपने देखी ली है, इसलिए अब तो वो कटघरे में फंस गए हैं। अच्छा होता कि इस विषय को ना उठाते। अब उठाया है तो हम कहेंगे कि हाँ, अपने विधायकों को प्रेड कराओ, और अगर आपके पास संख्या ज्यादा है तो विधानसभा के फ्लोर के ऊपर टेस्ट भी होगा, सब होगा। यही क्यों मनोहर लाल तो जेजेपी पर ये चुटकी भी ले रहे हैं कि जेजेपी सरकार गिराने में अपने 10 विधायकों की गिनती कर रही है। सबको पता है जेजेपी के 6 विधायक तो हमारे संपर्क में हैं। 3 तो पानीपत में मुलाकात कर गए, 3 और आने को तैयार बैठे हैं। सरकार गिराने की सोचने वाले पहले अपने विधायकों को तो संभालें। हालांकि सरकार गिराने के मामले में कांग्रेस अब भी फ्रंट फुट पर खेल रही है। चलिए राज्यपाल के वापस राजभवन में लौटने पर ही पता चलेगा कौन फ्रंट फुट और कौन बैक फुट पर है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो प्रदेश में सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। ऐसे में सरकार अपने अपने दावे ठोक रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा दावा किया, जब विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि अल्पमत में सरकार है, अपना जो बहुमत है उसे पेश किया जाए, फ्लोर टेस्ट की मांग भी लगातार की गई, तो पूर्व सीएम मनोहर लाल ने यह कह दिया कि जो विपक्ष है वो बताए कि उसके पास कितना संख्या बल है। अब सवाल यह है कि सियासत और ज्यादा चरम पर है, राज्यपाल का इंतजार है। देवेंद्र, प्रदेश की सियासत अब मौजूदा समय में क्या कुछ कह रही है? अल्पमत में सरकार है, इसका तो जोर
शोर से जो आवाज है वो उठाई जा रही है विपक्ष की तरफ से, लेकिन मौजूदा स्थिति में मनोहर लाल भी दावा कर रहे हैं कि विपक्ष अपना संख्या बल पेश कर दे। दिलचस्प होती जा रही है स्थिति, क्या लग रहा है? देखिए सौरभ, लोकसभा चुनाव में सारी पार्टियां लगी हुई थी। अचानक जो बीजेपी को समर्थन दे रहे 3 विधायक जब कांग्रेस को समर्थन देने पहुंच गए, भूपेंद्र हुड्डा को मिले। हालांकि ये मुलाकात पहले से भूपेंद्र हुड्डा से इंटरनल तौर पर हो रही थी। तो 3 विधायकों का समर्थन कांग्रेस के आने के बाद कांग्रेस को लगा शायद, क्योंकि राजनीति में संकट आते तो अवसर भी आते हैं और अवसर का फायदा हर नेता उठाना चाहता है, हर सियासी दल चाहता है। तो 3 विधायक बीजेपी के समर्थन को छोड़ के जब कांग्रेस के पास आए तो कांग्रेस को लगा कि शायद सरकार को घेरने का एक मौका है। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा पहले से भी ये लगातार दावा कर रहे थे कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक है, निर्दलीय विधायक हमारे संपर्क में है, तो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन थोड़ा सा उनको लगा कि हम बीजेपी को अब घेरा जा सकता है, दबाव में लाया जा सकता है। हालांकि सभी लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में कर रहे थे, किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस को समर्थन देने वाले 3 विधायक शायद ये मौका दे देंगे उनको। तो जब उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने, भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि कुछ और विधायक भी संपर्क में है, 3 विधायकों का समर्थन खोते ही बीजेपी को भी होश आया और बीजेपी ने अपने विधायकों को संभालना शुरू किया। शायद कांग्रेस और जजपा ने आगे 2 कदम बढ़कर यह कहना शुरू कर दिया, भूपेंद्र हुड्डा अगर चाहे तो हम दोनों सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि संख्या बल को देखते हुए और शायद ये संभावना नजर उनको आ रही थी कि कुछ विधायक और बीजेपी को कमजोर करने के लिए विपक्ष के पाले में आ सकते हैं। तो एक वो लम्हा था, एक वो अवसर था जिसको भुनाने की कोशिश की। लेकिन इन द मीन टाइम पानीपत में जब मनोहर लाल अपना रोड शो करने आए थे 5-6 दिन पहले, 3 जजपा के विधायक उनसे मिले। उसी से मेरे को लगता है गेम थोड़ा सा पलटती हुई नजर आई है और मनोहर लाल आज फिर कह रहे हैं कि 3 तो मुलाकात कर चुके हैं मेरे साथ पानीपत में और 3 और आने को तैयार हैं। वो जजपा पर चुटकी ले रहे हैं कि आप तो सरकार गिराने चले थे कांग्रेस के साथ मिलकर, और कांग्रेस भी इसलिए 2 कदम आगे बढ़ी थी कि 30 हमारे पास हैं, 10 जजपा के हैं, 3 ने और समर्थन दे दिया तो कहीं बात बन सकती है। लेकिन जजपा का संकट जब गहराया तो अब मनोहर लाल चुटकी ले रहे हैं कि आप अपनों को संभालो, हमारे पास तो सब कुछ ठीक ठाक है। इन द मीन टाइम गवर्नर भी बाहर नहीं है, तो मेरे को लगता है ये अभी 10 दिन रह गए। आज 13 तारीख है, 23 को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, सिर्फ 10 दिन का चुनाव है। तो चाहे बीजेपी हो चाहे जेजेपी, क्योंकि बीजेपी के सामने लक्ष्य बड़ा है और मोदी जी के लिए उनको हर लड़ाई लड़नी है और मोदी जी की उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मेरे को लगता है कि शायद अब ये सब कुछ जो होगा एक बवंडर उठा था, लेकिन मेरे को लगता है थोड़ा थोड़ा थमता हुआ नजर आ रहा है और लोकसभा चुनाव के बाद ही जो होगा मेरे को लगता है अभी सबका ध्यान फिर लोकसभा की ओर केंद्रित हो जाएगा। अब महेश, क्या स्थिति बन रही है प्रदेश में? किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सियासत की चाल और ढाल बदल जाती है। अब लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के दावों को खारिज करेगी प्रदेश सरकार, या फिर जिस तरीके देवेंद्र बता रहे हैं बाद में पहुंचा जाएगा, क्योंकि समय बेहद कम है, वोटिंग भी होनी है 25 को 10 सीटों पर प्रदेश की, क्या लग रहा है? देखिए, मैंने पहले दिन कहा था कि अल्पमत की जब बात शुरू हुई थी उसी वक्त मैंने कहा था कि कांग्रेस का मकसद सरकार को गिराने का बिल्कुल नहीं है, और अगले दिन ये स्पष्ट भी कर दिया गया है। ये स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पार्टी कर चुकी है कि वो सरकार गिराना चाहते, लेकिन सरकार बनाना नहीं चाहते, राष्ट्रपति शासन को लगाना चाहते हैं। जिक्र अब भारतीय जनता पार्टी का कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अल्पमत सरकार को भी चला पाने में सक्षम है। वजह यह है कि जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में पहले से थे और उसकी पुष्टि भी हो चुकी है। किसी भी तरह की परेशानी संख्या बल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं आने वाली है। अब जिक्र यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को संभाल ले। दरअसल कांग्रेस पार्टी के विधायकों को किसी भी तरह की परेशानी अभी नहीं आएगी, क्योंकि माहौल जिस तरीके का चुनावी माहौल हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रहा है, कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता ब्लैक लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता है। यह सुनिश्चित हर नेता करना चाहता है कि माहौल अगर बदला है, अगर उनके लिए स्थितियां बेहतरीन हो चुकी हैं तो फिर टिकट तक भी वो पहुंच जाएं। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि उम्मीद हम कर रहे थे, आशंकाएं जाहिर कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी घमासान होगा, टिकटों का ऐलान होते ही जो है भयंकर स्थिति कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलेगी। लेकिन आपने देखा 1, 2, 3 दिन के भीतर ही
सब कुछ थमता हुआ नजर आया। जो नाराज थे वो मना लिए गए और मनाने में भी सिर्फ उनको एक भाव देने की बात थी, मनाने जैसे बड़े संकट का सामना यहां पर कांग्रेस पार्टी को नहीं करना पड़ा था। तो अभी जो बदली परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी में है, हर नेता ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जिसे लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो वो खुद को विधानसभा में खुद को एडजस्ट करना चाहता है। ये मानता है कि अगर विधानसभा का टिकट उन्हें मिले तो आगे की डगर जो है उनके लिए बेहद आसान हो जाएगी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो अनिश्चितता का माहौल भारतीय जनता पार्टी में बना, सबसे पहले मुख्यमंत्री बदला, उसके अलावा जो है प्रदेशाध्यक्ष बदल दिया गया, प्रभारी बदल दिया गया, बदलाव एक के बाद एक इतने भारतीय जनता पार्टी में हो चुके थे कि आम वोटर को भी लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी में आखिर ये क्या हो रहा है। इसी मौके का फायदा यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उठाने की कोशिश कर रहे थे। ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ऊपर से मोदी की सरकार जा रही है और नीचे से हरियाणा में बीजेपी की सरकार जा रही है। अनिश्चितता का यह माहौल बना तो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर भी कहीं हिलता हुआ, घबराता हुआ नजर आया। इसी मौके का फायदा यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उठाना चाहते थे और यही जो है मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के सामने भी खड़ी है कि अगर बाउंस बैक नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर का, वोटर का मनोबल कमजोर हो सकता है कि उनकी सरकार ऊपर भी खतरे में और नीचे भी खतरे में है। इसी खतरे को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी और खुद मनोहर लाल यहां पर बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को संभाल ले। जननायक जनता पार्टी के विधायक पहले से उनके संपर्क में, तो हाल फिलहाल कुछ दिनों की बात है और कुछ दिनों के लिए सरकार चलाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सक्षम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगे या ना लगे, लेकिन मतदान की तारीख तक यह अनिश्चितता का माहौल बना रहे, जिससे चुनावी मैदान में जब वोटर अपना वोट डालने जाए तो उसमें जो है कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर उसे नजर आए। तो ये कोशिश यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके तमाम साथी इस वक्त करते नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र जी, जो मौजूदा स्थिति है प्रदेश में वो जाहिर सी बात है वोटर्स को लुभाने की अपने पक्ष में, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, मौजूदा हालात को देखा जाए तो दावे और बड़े बड़े दावे विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों में कितना आधार नजर आ रहा है? क्योंकि सरकार, महेश ने भी जिक्र किया, देवेंद्र ने भी बताया कि अभी पूरी तरह से अपनी फॉर्म में है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सीएम नायब सैनी भी कह चुके हैं सरकार पर संकट नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कह रहे हैं कि संकट के बादल छट गए हैं। तो माना जाए कि वाकई में ऐसा है? देखिए, सभी दल जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से एक दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं जी। वो किस तरह कर रहे हैं? अब देखिए, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई खतरा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी स्पष्ट कह चुके हैं कि वो जो है राष्ट्रपति राज लागू किया जाए। भाई ये सरकार अल्पमत में आ गई है, वो खुद सरकार बनाने की बात तो कर ही नहीं। दीपक बाबरिया ने भी कह दिया कि उनकी रुचि जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में है नहीं, क्योंकि 3 महीने का समय है, तो कोई निश्चित रूप से कोई सरकार बनने का प्रयास भी नहीं करेगा। तो हाँ, इस सारी स्थिति में अगर कहीं किसी को नुकसान हो रहा है तो जननायक जनता पार्टी को हो रहा है। जननायक जनता पार्टी में फूट है ही है। अगर जननायक जनता पार्टी के 7 विधायक तो इकट्ठे हो नहीं रहे, इसलिए दुष्यंत चौटाला को कोई खतरा है नहीं, कोई नेता पद से उनको हटा दिया जाए, लेकिन फूट है। 5 विधायक एक तरफ खड़े हैं, 5 दूसरी तरफ खड़े हैं। तो उस स्थिति में क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कई विकल्प हैं। अगर सरकार को कोई खतरा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी, जो 3 जननायक जनता पार्टी के विधायक उसके समर्थन में हैं, उनसे इस्तीफा भी दिला सकती है विधानसभा की सदस्यता से। तो इसमें सदन की संख्या और कम हो जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी की और भी लाभ हो जाएगा। और इस समय देखिए, ये 5 विधायक जो हैं इस समय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और उसमें क्या स्थिति बनती है? अगर मान लीजिए 15 मई का जो कैबिनेट की बैठक बुलाई है, उसके अंदर विधानसभा सत्र की तिथि तय की जाती है या विश्वास मत लेने की बात आती है, तो जो ये 5 विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें से कितने जीतते हैं? कोई लोकसभा में अगर सदस्य बन जाता है तो उसे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा, सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, तो जो विधानसभा की संख्या है बल पर भी प्रभाव पड़ जाएगा। तो ये बात तो निश्चित है कि इसका कोई भी इतना विशेष महत्व नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। और देखिए, जननायक जनता पार्टी में तो मतभेद इतने गहरे हो गए। आज नैना चौटाला ने भी कहा है कि अगर घर का कुत्ता भी मर जाए तो मालिक को दुख होता है, और ये तो हमारे विधायक है अगर हमारा साथ छोड़ते हैं तो मतलब ये बात टीका टिप्पणी जिस तरह से हो रही है, जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ जो है प्रचार हो रहा है और एक दूसरे की निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान तो जननायक जनता पार्टी के पास है। और देखिए, कांग्रेस की स्थिति भी, अगर मान लीजिए जो 3 विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की है, इस बात की क्या गारंटी है कि अंत तक टिके रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी इनको किसी भी समय अपने पक्ष में कर सकती है, तब कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? तो ये सब बातें जो है अभी तो दावे प्रति दावे ही हैं, और इस पर कोई इतनी गंभीरता से, निश्चित रूप से कोई इसको गंभीरता से नहीं ले रहा कि सदन के अंदर किस सरकार का अल्पमत है, बहुमत है, क्योंकि सरकार को तो कोई खतरा है नहीं। जी वीरेंद्र जी, मौजूदा स्थिति में क्या लग रहा है, क्या जो हरियाणा में लोकसभा सीटों की वोटिंग होगी उससे पहले तस्वीर साफ हो जाएगी अल्पमत बहुमत का जो असमंजस की स्थिति चल रही है, या जिस तरह के देवेंद्र भी जिक्र कर रहे थे कि बाद में हो सकता है,
मौजूदा परिस्थितियां क्या कह रही हैं? देखिए, किसी की रुचि तो है नहीं, और सत्र अब क्यों बुलाया जाएगा? हालांकि देखिए, जब 15 मई की कैबिनेट होगी तो कैबिनेट में उसके बाद जब ये तिथि तय की जाती है सत्र की, तो 21 दिन का समय होता है। तो ये बाद की तिथि तय होगी, निश्चित दिन से 21 दिन का जो समय होगा, क्योंकि सब लोकसभा चुनाव में व्यस्त हैं, तो इसलिए कोई सत्र लोकसभा चुनाव से पहले बुलाने का कोई औचित्य बनता भी नहीं है। और क्या पता, ये भी आवश्यक नहीं है कि सत्र बुलाना या नहीं बुलाना, अभी तो राज्यपाल महोदय को तय करना है। और राज्यपाल भी अगर सुनिश्चित होंगे, अगर उनको ये लगेगा कि सरकार अल्पमत में है, तो वो करेंगे। और देखिए, ये कोई बात नहीं है। अब देखिए, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, विपक्ष को भी कहने का अवसर मिल रहा है कि मनोहर लाल जी की समय क्या हैसियत है, वो किस हैसियत से कह रहे हैं, क्योंकि वो तो इसमें मात्र लोकसभा के एक उम्मीदवार हैं, इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो विधायक भी नहीं है। तो इसलिए उन पर भी विपक्ष अपने ढंग से सवाल उठा रहा है। तो ये तो देखिए, ये सब राजनीतिक माहौल गर्म करने की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देवेंद्र, जो स्थिति है जेजेपी की, जिस तरीके से मुखर होकर वो सरकार के खिलाफ दुष्यंत चौटाला आए थे, लगता है कि अब कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती जाएगी, नजर आ रही है, बेदखल होने के कगार पर है, खुद की पार्टी से बेदखल होने की स्थिति बन गई जेजेपी की। और तो वहीं कांग्रेस को लेकर जिस तरीके से मनोहर लाल दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 5 से 6 विधायक छटक सकते हैं, तो यानी कि पूर्ण विश्वास है बीजेपी को। देखिए सौरभ, शुरुआत मेरे को लगता है दिग्विजय चौटाला ने की थी। जैसे ही ये सरकार का जो ये एक एपिसोड आया था कि 3 विधायकों ने, निर्दलीयों ने समर्थन बीजेपी से लेकर कांग्रेस को दे दिया, तो उसी वक्त मेरे को अगले ही दिन दिग्विजय चौटाला जो जजपा के प्रधान महासचिव है, उनका ये कहना था कि अगर भूपेंद्र हुड्डा कदम उठाए, जो कुछ करना पड़े तो हम उनके साथ हैं, सरकार को हम मिलकर गिराना चाहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दबाव बढ़ता गया बीजेपी पर। भूपेंद्र हुड्डा ने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि अगर आप मेरे साथ हैं, हम दोनों मिलकर सरकार गिरा सकते हैं, तो परेड करवाइए, अपनी परेड करवाइए, गवर्नर को लिख के दीजिए। उन्होंने वो भी कर दिखाया। फिर भूपेंद्र हुड्डा ने कुछ और, मतलब आपस में चलता रहा, लेकिन इन द मीन टाइम बीजेपी ने सेंध लगा दी। जजपा के 3 विधायक जो पानीपत में 6 दिन पहले मनोहर लाल से मिले थे, और मनोहर लाल ने तपाक से फिर बयान दे दिया कि कुछ और भी हमारे संपर्क में है। तो जजपा जो आक्रामक स्थिति में थी, वो एकदम डिफेंसिव स्थिति में आ गई, क्योंकि उनको अपने विधायकों का ही डर है कि जिन विधायकों के दम पर सरकार गिराने की बात हो रही थी, फ्लोर टेस्ट कराने की बात हुई थी, वो विधायक ही उनके हाथ से फिसलते हुए नजर आए। और एक मर्तबा तो ये भी हमने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाई थी कि 7 जजपा विधायक कह रहे हम अपना नेता चुनेंगे, मतलब दुष्यंत चौटाला को अपना नेता ही नहीं मानती। तो फिर डिफेंसिव मोड में आ गई जजपा। और दोहरी चुनौती जजपा के सामने अब ये भी है, कुछ सीटों पर जजपा के उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। कहां सरकार गिराने वाली बात थी, बीजेपी को झुकाने की बात थी, अब अपने ही विधायक जब टूटकर दूसरी तरफ जाते नजर आ रहे हैं, और नेतृत्व पर संकट खड़ा हो गया कि हमारे नेता कौन है जजपा विधायकों के, और दूसरा कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा में, तो जेजेपी खुद घिर गई है। और भूपेंद्र हुड्डा भी स्थिति को भाप गया कि जजपा के साथ मिलकर कुछ खेल हो सकता था, लेकिन अब समय कम है, गवर्नर है नहीं, 15 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें सेशन बुलाने की एक तय डेट की जाएगी, क्योंकि सूचना भी भेजनी होती है, तैयारी भी करनी होती है, तब तक तो चुनाव आ जाएंगे लोकसभा के। अभी लोकसभा चुनाव को 10 दिन का समय पड़ा है। जजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, वो लोकसभा चुनाव करवा लेना उनकी पहली प्राथमिकता है। और फिर 25 मई को जब मतदान हो जाएगा, तो अगले 10 दिन फिर 4 जून का इंतजार होगा सबको, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, क्योंकि उनको बड़ी लड़ाई जीतनी है। हरियाणा की लड़ाई छोटी लड़ाई है और कुछ हासिल न होने वाली लड़ाई है। तो 4 जून का इंतजार फिर करेंगे, तो मेरे को लगता है कुछ होने वाला नहीं। कांग्रेस जरूर दबाव बनाकर रखेंगे, भूपेंद्र हुड्डा बयान देकर बीजेपी को दबाव में रखेंगे। उनको पता है अब सरकार गिराने वाली स्थिति से बाहर हो गया मामला। अब सिर्फ 25 मई की लड़ाई है, बड़ी लड़ाई कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए। और 25 मई के बाद अगले 8-10 दिन चुनाव के परिणाम क्या आते हैं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। खाली दबाव बनाने की और घुरकी देने वाली बात है, एक दूसरे को जैसे गीदड़ भभकी होती है, तो उस तरह की बस घुरकी देने वाली बात है कि तुम कमजोर हो हम मजबूत हैं। होने वाला भी कुछ नहीं है। महेश, जो जोड़ तोड़ का सिलसिला चल रहा है, जिस तरीके से हम चर्चा भी करते रहे हैं, 6 विधायकों के समर्थन का दावा बीजेपी की तरफ से, हरियाणा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, सैनी सरकार की तरफ से। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी ये बात कह रहे हैं कि संपर्क में है 3 से 6 विधायक। जो जोड़ तोड़ का आंकड़ा है, अगर उस पर हम बात करें तो आने वाले समय में स्थिति किस तरीके की बनती हुई नजर आएगी? जेजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी, कांग्रेस के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि दबाव की जो पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है उसका फायदा सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लेना चाहती है, इससे कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन आने वाले समय में किस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आएगी?
देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जननायक जनता पार्टी आखिर इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रही है। आपको याद होगा कि शुरुआत में जब गठबंधन टूटा था तो लंबा अंतराल हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी के लिए कुछ नहीं कहा, मनोहर लाल ने दुष्यंत चौटाला के लिए कुछ नहीं कहा, दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी अलग कर अपने कार्यकर्ताओं को साधते नजर आ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। हमने सवाल भी पूछा कि गठबंधन टूटता है तो अक्सर ऐसा नहीं होता है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती है, एक दूसरे की कमियां बताई जाती हैं, गिनवाई जाती हैं, कसूर गिनवाए जाते हैं, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जब दुष्यंत चौटाला से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरे बारे कुछ कहा क्या। सच्चाई यह भी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी को लेकर कुछ भी नहीं कहा था। आखिर ये परिस्थितियां यहां तक क्यों पहुंच गई? दरअसल उसकी वजह यह है कि शुरुआत में जो मैच फ्रेंडली मैच नजर आ रहा था और जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे थे कि रिजर्व टीम जननायक जनता पार्टी, ये करार, ये बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दिया गया था। उसके बाद आखिर ये स्थिति यहां तक क्यों पहुंच गई? दरअसल स्थिति इसलिए बन रही है और इसलिए यहां पर दुष्यंत चौटाला सरकार गिराने का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उनका जो कोर वोटर था, जाट डीएनए का कोर वोटर जननायक जनता पार्टी का था, उसी वोटर ने 10 सीटें जितवाने का काम किया था और उसी वोटर की भावनाओं के खिलाफ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल तक दुष्यंत चौटाला सरकार चलवाते रहे थे। उसी का खामियाजा ग्राउंड जीरो पर दुष्यंत चौटाला, उनकी पूरी पार्टी को उठाना पड़ रहा है। तमाम जो संगठन के लोग हैं पार्टी छोड़कर जाते हुए नजर आए हैं। काफी कमजोर ये पार्टी हो चुकी थी, उसके बावजूद वोटर्स के बीच जा रहे थे तो वोटर अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ तो बाहर बोर्ड लगे हुए थे कि जननायक जनता पार्टी के नेता गांव में नहीं घुसे। अगर जबरन किसी गांव तक पहुंचने की कोशिश भी की तो सवालों के घेरे में थे। खुद दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, नैना चौटाला सवालों के घेरे में, यहां तक कि गाड़ियों पर हमला तक उचाना विधानसभा क्षेत्र के रोजखेड़ा गांव में देखने को मिला। इस तरह की परिस्थितियां जब जननायक जनता पार्टी के सामने आई तो जननायक जनता पार्टी के लोग अब ये मानकर चल रहे हैं कि अपने कोर वोटर का गुस्सा, अगर जो विस्फोटक स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो गुस्से का लेवल अगर कम नहीं किया गया तो ये हालात विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके के बने रहेंगे। इसी तरह की परिस्थितियों का सामना आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जननायक जनता पार्टी को करना पड़ सकता है। अब अपने कोर वोटर की डीएनए के हिसाब से, उसकी सोच, उसकी मानसिकता, उसकी इच्छाओं के हिसाब से दुष्यंत चौटाला ये सरकार गिराना चाहते हैं, अपने कोर वोटर का गुस्सा कम करना चाहते हैं। एक माफीनामे के मुद्रा में यहां पर दुष्यंत चौटाला, उनकी पूरी पार्टी नजर आ रही है ताकि उनके कोर वोटर का गुस्सा कम हो जाए और एक बार फिर से जो उनका आकर्षण है फिर से कायम हो, वो गांव तक पहुंच पाए, लोगों के बीच पहुंच पाए, चुनाव प्रचार कर पाए। ये परिस्थितियां इस वजह से इस तरह की देखने को मिल रही है। वरना शुरुआत जो थी काफी हार्मोनिक थी, काफी सुखद एक एहसास दोनों ही राजनीतिक दलों में देखने को मिल रहा था। तब दुष्यंत चौटाला को यह लग रहा था कि जाट वोटर आसानी से उनके खाते में आ जाएगा, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर दुष्यंत चौटाला और उनकी पूरी पार्टी पहुंचती है तब हकीकत का सामना करना पड़ा था और हकीकत बेहद डराने वाली थी। बिल्कुल महेश, लास्ट कमेंट में वीरेंद्र जी आपसे लेना चाहूंगा, मौजूदा परिस्थिति में सियासी नफा नुकसान आने वाले समय में धीरे धीरे समय तय कर देगा, लेकिन लोकसभा चुनाव का इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बंदर घुड़की दे रही है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को। कोई स्थिति में कोई अंदर आने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है, अलग ढंग का माहौल बना हुआ है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार दबाव में है। पहले क्या होता था, 75 पार का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को डरा दिया था और इस बार स्थिति ये है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को डरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी पर 10 की 10 सीटें जीतने का दबाव है, लेकिन वो स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए कांग्रेस का जो मनोबल है बहुत ऊंचा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लग रहा है कि इस बार 10 की 10 सीटें जीतने में हम लोग सक्षम नहीं हो सकते। तो ये सारी स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में अभी तो समय पड़ा है, 10 दिन का समय है। चुनाव में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, तो इस समय कोई भी स्थिति बन सकती है और ये आने वाले दिन जो है और भी रोचक और कांटे के मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अल्पमत में सरकारें दावे बड़े बड़े विपक्ष की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जेजेपी की जो स्थिति बनती जा रही है प्रदेश में वो चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। वहीं कांग्रेस भी दबाव की राजनीति कर रही है जिससे कि बीजेपी के कोर वोटर्स जो है उनमें सेंध लगाई जा सके। ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में है, मजबूत स्थिति में है। सीएम नायब सैनी भी दावा कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दावा कर रहे हैं कि सरकार से संकट के बादल मंडरा रहे जो थे वो कहीं ना कहीं हट चुके हैं, टल चुका है संकट। अब सवाल है कि राज्यपाल के लौटने का इंतजार है, तस्वीर कब तक साफ होगी। कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव पर पहले पूरी तरह से पार्टी फोकस करेगी, उसके बाद प्रदेश की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो सकती है। लेकिन सियासत में आगे कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी, आगे किस तरह की परिस्थिति बनेगी ये देखने वाली बात होगी।